कैसे आप सभी। पिछली दो क्लासेज हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में अभी आपके साथ की हैं। एंड पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डेवलप किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। याद है आपको? बोलो ना, याद है कि डायरेक्ट किसको बोलते थे, इनडायरेक्ट किसको बोलते थे। मुझे ये भी याद है कि मैंने आपको बताया था, मुझे ये भी याद है कि मैंने आपको बताया था। मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में, कि मार्केट से कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद, मार्केट से परचेज करके जब हम उसको फैक्ट्री में लेकर आते हैं, तो यहाँ तक के जो हमारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में लाने तक के, इन खर्चों को हमने कहा था, आपको याद होगा, इसके बीच में जितने सारे खर्चे होते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। इनको हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दिया था, शायद आपको याद हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और जो हमारे इसके बाद के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के बाद आपका गोडाउन हो गया, गोडाउन से फिर आपका शोरूम में जाना, यहाँ पे जो खर्चे हमारे होते हैं, उसके बाद हमारा एक ऑफिस होता है जिनके थ्रू हम इन सबको मैनेज करते हैं। इनमें जितने सारे खर्चे होते हैं उनको हमने कहा था इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद आ रही बात आपको? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, ये याद आ रही बात? क्या आपको ये बात याद आ रही है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जल्दी बताइए। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। सुमन ने पहला आंसर दिया, ट्रेडिंग, और सुमन का आंसर बिल्कुल गलत है। यस, यश का आंसर सही है, बाकी सारे बच्चे गलत बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज ही आपका, मतलब कि इसके बीच में जो खर्च हुआ उनको डायरेक्ट तो बोलेंगे, बट वो ट्रेडिंग के आइटम्स नहीं है। ट्रेडिंग में जाने के लिए इनको हमने फिर से कहा था कि आपको चेक करना होगा कि वो खर्चे आपके नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर वो खर्चे आपको नॉर्मल नेचर के दिखते हैं, नॉर्मल नेचर के, तभी बच्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। अगर वो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं, एबनॉर्मल, तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं, वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये तो बातें हमने की थी। आप शायद कंफ्यूज हो गए हो, सारे बच्चे जो है बदमाश। साक्षी भी कह रही है, जोशी भी कह रहा है कि सर ट्रेडिंग में ना। बच्चे, ट्रेडिंग में जाने के लिए डायरेक्ट एंड नॉर्मल होना जरूरी है। अगर वो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, वेजेस ड्यूरिंग स्ट्राइक हो गया, गुड्स लॉस में, फायर थेफ्ट, ऐसा कुछ, तो वो सब कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। हाँ, इनडायरेक्ट में नॉर्मल एबनॉर्मल के क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? आपके प्रॉफिट लॉस में। इन बातों के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था। फिर पिछली क्लास में याद कीजिए, ये तो पहली क्लास की बातें थी। दूसरी क्लास यानी कि सेकंड क्लास में हमने आपको बताए थे कि एडजस्टमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर तो कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। कुछ अच्छे वर्ड्स पे हमने मास्टरी भी किया था। वो कौन से एसेट्स होते हैं, किसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, किसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, वो सारी बातें जो मतलब थी वो ऑलरेडी आप मेरे साथ सीख चुके हैं। आज कहानी मेरे बच्चे हमें उसके आगे बढ़ाना है। और मैंने जैसा कि पिछली बार प्रॉमिस किया था कि आज थोड़ा और हम लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लेवल को ऊपर लेके चलेंगे, समझते हुए। ऐसे बहुत मैंने ये 16 17 आपके क्वेश्चन, 17 नहीं 21 क्वेश्चन देखा था मैंने। 21 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें से आज पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो है हमारा 14th क्वेश्चन के साथ। 14 क्वेश्चन, जहां पे वो जो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं ना, हमने कहा था ना कि वो मार्केट से फैक्ट्री तक के बीच में खर्च होगा, तो वो आपका ये तो खर्च आपका जो है बच्चे, वो हमारा जाता है कहाँ पे जी? फैक्ट्री से फैक्ट्री तक खर्च आपका नॉर्मल खर्चे होते हैं। लेकिन नॉर्म माफ कीजिए, डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट भी जो नॉर्मल होगा वो ट्रेडिंग में, अगर एबनॉर्मल हुआ तो प्रॉफिट लॉस में। वो एबनॉर्मल की कहानी कैसे चलेगी इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, 14th क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन मेरे साथ करना शुरू करेंगे। 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ दूं, फिर इसका आंसर बताता हूं। ये एक ट्रायल बैलेंस मैंने आपको दिया हुआ है, जिसमें कि डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। नीचे कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 25। ये तो बातें आप जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आइए, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वेर लॉस्ट ड्यू टू फायर। ये लीजिए, कहता है कि 40,000 के जो गुड्स है बच्चे, वो लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ,
आग लगना, आग लगना और गुड्स लॉस्ट हो जाना, क्या ये नॉर्मल है बच्चे? क्या कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो भगवान से बोलता है कि भगवान जी मेरे बिजनेस में आग लगा देना? नहीं सर, नहीं बोलता। तो ये सारे खर्चे क्या है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा इसको छोटा करके, ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आपने वो पिछली क्लास में ही डाउनलोड कर लिया होगा। जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर कर लेंगे, और फिर मेरे साथ करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आइए यहाँ देखिए आप, देखो इसमें जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आइटम्स कहाँ के दिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के। तो आपने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट अपने रजिस्टर में मेरे साथ बनाइए, वो ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें कि चार पांच नाम बड़े आसानी से आप लिख पाए। तो एक तो हमने क्या किया, हमने रेडी किया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। इन्हीं एडजस्टमेंट्स को इकट्ठा करके हम बड़े क्वेश्चन में फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे के तरीके से, मजा आएगा उसमें। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर एक छोटा सा मैं आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे, क्या जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ना आप क्या करेंगे, बस छोटा सा जिसमें कि दो तीन नाम लिख पाए उतना ही लिख के छोड़ दीजिए। और फिर मेरे बच्चे आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे साथ बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। आप बनाएंगे मेरे साथ यहाँ पे क्या जी, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपका साल के एंड में जो भी डेट होगा, तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट को यहाँ पे ले लिया आपका। किस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। पहले तो ओपनिंग स्टॉक यहां लेकर आइए, टू ओपनिंग स्टॉक। आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। जरा बताओ आपका ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा है, 10,000। लिखो ना यहाँ पे 10,000 रुपीज का अमाउंट आपका। फिर कहता है परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम से एक साल में, शब्दों पे ध्यान देना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एक साल में आपने टोटल जो गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल जो परचेज किया है वो कितने का है, 2 lakhs का, वो हमने दिखा दिया ट्रेडिंग में। सेल्स तो हमारा रेवेन्यू है एंड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, तो बाय सेल्स यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर दिया, 5 lakhs रुपीज। 5 lakhs रुपीज आपका बाय सेल्स आपका हो गया। एंड देयर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्री के खर्चे हैं, और जितने भी खर्चे आपके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्री को होंगे, दे ऑल विल बी ट्रांसफर टू वेयर, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो आपने क्या किया, 20,000 के अमाउंट को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, 20,000, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर पॉइंट वन, क्लोजिंग स्टॉक। आप जानते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये 2 lakhs प्लस 10, 2,10,000 के जो रॉ मटेरियल हमने इस पर फैक्ट्री में रखे थे फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उस 2,10,000 में से कहता है कि 25,000 का इन्वेंट्री बच गया, यानी कि वो हमने करंट ईयर में यूज नहीं किया। और अगर करंट ईयर में यूज नहीं किया, तो इस 25 को इसमें से माइनस करना होगा। मैंने पिछली क्लास में कहा था, माइनस करने के दो तरीके होते हैं, या तो यही माइनस करो या उसको दूसरे साइड लिख दो। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं क्या जी, दूसरे साइड लिखने का तरीका, यानी कि हम बोलेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या किया, बाय क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा सा गैप छोड़ना बीच में यहाँ पे। कितने का स्टॉक है, 25,000। तो वो 25,000 क्योंकि फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दिया, और उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, है ना, एज 25। क्योंकि जो स्टॉक आपका एंड में बच गया, वो तो अगले साल यूज किया जाएगा, वो हमारा क्या बन जाता है जी, एसेट्स बन जाता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस मर्ज करके बना सकते हैं। सुमन राज, पहले तो मर्ज क्यों करेंगे बच्चे, आप शायद बोलना चाहते हैं कि एक ही बार लाइनिंग करके ऊपर में ट्रेडिंग नीचे में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो क्यों करेंगे, जब आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में, अच्छे मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे, तो ये कीजिए। क्यों ऐसा काम करेंगे कि एग्जाम में मेरा थोड़ा भी मार्क्स काटे, यही कीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहो कम टाइम है तो उसको मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और सारे बच्चे लिखना बंद कर देंगे, सारे बच्चे लिखना बंद कर देंगे। ये देखो अब क्या बता रहा है क्वेश्चन ने, आपको कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में जो गुड्स 40,000 के थे ना बच्चे, वो लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर। 40,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो 40,000 के गुड्स लॉस्ट हुए होंगे ड्यू टू फायर, आग लगने से, चाहे किसी भी तरीके से, वो 40,000 के गुड्स इसी में रहे होंगे ना बच्चे, इसी में से रहे होंगे ना। क्योंकि पूरे साल में जो गुड्स आपने परचेज किया है, या जो पहले से आपके पास गुड्स आ रहे हैं, वो 2,10,000 के ही हैं।
10,000 ओपनिंग, 2 lakhs का परचेज, 2,10,000। इस 2,10,000 में से जो गुड्स 40,000 के थे वो लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर, आग लगी, लॉस्ट हो गए। अब मुझे ये बताओ कि जो 40,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर, वो खर्च ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखना चाहिए या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखना चाहिए? जल्दी बताइए। मानता हूं कि ये खर्च आपका, ये लॉस आपको फैक्ट्री में ही हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो आपका 40,000 के जो गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर, ये आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट में खर्च दिखना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस में? ये बिल्कुल सही, सिर्फ प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि एबनॉर्मल खर्चे हमेशा हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन देखो ना, जिस 40 को आपको यहां पे दिखाना है, वो फिलहाल खर्च कहां दिख रहा है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फिलहाल ट्रेडिंग में दिख रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जितने भी गुड्स परचेज किए थे ना, उन सबको आपने पहले यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से 40,000 हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करने का दो तरीका। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो इसमें अभी ट्रेडिंग में दिख रहा है और हमें ट्रेडिंग में नहीं, उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाना है। तो ट्रेडिंग से 40 को हम माइनस करेंगे। माइनस करने का दो तरीका, या तो यहीं पे माइनस करो या दूसरे साइड लिख दो, जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक के साथ किया था। तो क्योंकि मैंने इन दोनों के फिगर को बाहर लिख दिया है, इसलिए पता मैं प्रेफर क्या करूंगा, इनमें से जो 40,000 माइनस करना है उसको मैं इस साइड लिख दूंगा। मैं कहूंगा कि भैया यहां से मैं माइनस कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा बाय। बाय क्या जी? गुड्स, गुड्स लॉस्ट, लॉस्ट बाय फायर, बाय फायर, है ना? आग लगने से जो गुड्स लॉस्ट हो गए बाय फायर, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर TRF शॉर्ट में लिख दिया, TRF ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना? ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एग्जाम में आप सिर्फ बाय गुड्स लॉस बाय फायर लिखेंगे तो भी चलेगा। बाय गुड्स लॉस बाय फायर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट सही वर्ड है, क्योंकि आप इसमें से ये 40,000 के अमाउंट को आप यहां से क्या कर रहे हो जी? माइनस कर रहे हो, हटा रहे हो। हटा रहे हो कहां लाने के लिए? प्रॉफिट लॉस में। तो अब यहां से तो हमने हटा दिया, हम किसके डेबिट में दिखाएंगे यहाँ पे? तो आप बोलेंगे लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस बाय फायर, कुछ भी लिखिए, बट आपको बताना पड़ेगा कि भैया वो 40,000 जो है ना, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हो? कोई पूछे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखा दिया, उनको प्यार से समझाना कि देखो दोस्त, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया नहीं, ट्रेडिंग में जो खर्चे दिख रहे थे उनमें से 40,000 को हमने हटाया है, हमने माइनस किया है, तो यहां से हटा दिया और यहाँ पे आप दिखा दिए। अगर कोई बच्चा इस 40,000 को यहां लिखने के बजाय यहीं पे करता है कि 2 lakhs अंदर किया लेस 40, तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि आधे नंबर भी काट ले, क्योंकि दोनों का मीनिंग आपका सेम निकल के आता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अकाउंटेंसी में, खासकर अकाउंटेंसी में माइनस करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसमें से माइनस करो या दूसरे साइड लिख दो, तो हम वही प्रेफर कर रहे हैं। बात मेरी समझ में आ रही बच्चे? बात मेरी समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है आपका? तो इस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया। एग्जाम में अब क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू में कहता है कि जरा बताओ कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर इज शोन इन, गुड्स लॉस बाय फायर कहां शो करते हैं? तो क्या आंसर आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा? नहीं सर, क्या आंसर होगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। पिछले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एमसीक्यू के अंदर में कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर इज शोन इन डैश, चार ऑप्शन, तो क्या टिक मार्क करेंगे? प्रॉफिट लॉस। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर वो ट्रीटमेंट कहता है, वो कहता है कि ट्रीटमेंट बताओ ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर, तो ट्रीटमेंट में आप कह सकते हो कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, है ना? ट्रीटमेंट क्या होना अलग चीज है, शो कहां करेंगे अलग चीज है। शो तो हम प्रॉफिट लॉस में ही कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो ना हाँ एक बार, क्लियर है? ये सर केम। तो इस तरीके से हमने काम पूरा किया, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब मैं 14 को थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे 14 को मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ फिर से दोबारा। ये तो ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वेयर लॉस्ट ड्यू टू फायर, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मतलब सर, मतलब इसका क्या होता है, हम क्यों ना इस क्वेश्चन के साथ समझे 15 क्वेश्चन के साथ, 15 क्वेश्चन के साथ, उसका मतलब 15 के साथ। ये देखो क्या बता रहा है, एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन में एज्यूम कीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹27,000 इन फुल सेटलमेंट। बहुत ध्यान से मेरी बात, बिल्कुल दिमाग को कूल रखिए, मजा आएगा आपको। कहता है कि भैया जो गुड्स ऊपर में लॉस्ट हुए थे ना 40,000 के,
उस 40,000 का जब गुड्स लॉस्ट हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास दौड़ के गया और हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी भैया, वो 40,000 के जो हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए ना, उसके बदले में हमें कुछ क्लेम पे कर दो, क्योंकि हमने पहले से इंश्योरेंस करा के रखा था। और मेरे बच्चे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, हम आपको 27,000 रुपीज देंगे। वो पूरे 40 तो नहीं माना उन्होंने, बट उन्होंने कहा कि हम 27,000 आपको दे देंगे। बोलता कि बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ध्यान दीजिए, वो एक बच्चा जो भी लास्ट में आंसर लिखा है गलत बता रहे बच्चे, सुमन ऐसा नहीं करते। पहले समझो ना, आप रटो नहीं, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा, समझोगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। ये देखिए, मैं इसी क्वेश्चन में अब मैं 15th का सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं अब ये 14th काट दिया, 15th आप क्या करोगे? 15th का सॉल्यूशन जो अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूं, आप बाद में क्लास के बाद आप अपना आधा पेज जगह छोड़ देना जितने में आपका ये सब बना हुआ है, और उस आधे पेज में 15th का सॉल्यूशन जो अभी कराने वाला हूं, इस क्लास के बाद आप कर लेना, उसको फिल कर देना, आप आराम से फिल कर लेंगे। मैं इसी में आपको दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या हुआ 15th। मुझे बताओ, हमने जो गुड्स परचेज किया था वो टोटल कितने का था जी? गुड्स हमारा 2,10,000 जो पहले से था, जो परचेज किया। 210 में 25 अभी बच गया, तो 25 हमने हटा के और कहा लिख दिया? बैलेंस शीट में। इस 210 में 40,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दिया और हम कहा लिख दिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना। खर्च, ये खर्च लॉस, वही फायर कहां दिख रहा? प्रॉफिट लॉस में। अब इसको छोड़ दो, इसका काम खत्म। अब यहाँ देखो, ये जो 40,000 का गुड्स आपका लॉस हुआ था ना बच्चे, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से बोले कुछ दे दो ना इसके बदले में। तो मुझे बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर में 15th नंबर में इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देने की बात कर रही है? 27,000। तो आप देखो, ये जो 40,000 है ना, लिखना नहीं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप बाद में इसका आंसर करेंगे। इस 40,000 के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको 27,000 देने को तैयार हो गई है। तो मेरे बच्चे, जिस एक्सपेंस को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया है, जिस लॉस को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया है, अगर इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी कुछ आपको देने को तैयार है, तो इसके अगेंस्ट आपको इनकम दिखाना होगा। अगर ये एक्सपेंस, इससे कोई रिकवरी, तो हमारा इनकम दिखेगा। तो मैं इनकम साइड में यहाँ पे क्या बोलूंगा जी? बाय 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 आप बोलेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम। मैं बोलूंगा इंश्योरेंस क्लेम। ये इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलेगा, कितने का मिलेगा? 27,000 रुपीज का, 27,000 का। मतलब 40 का लॉस हुआ था, बट 40 में इंश्योरेंस कंपनी 27 हमें पे कर देगी। तो उस 27 को हमने क्या किया? यहाँ पे रेवेन्यू यानी कि इनकम ग्रुप में दिखाया। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको, जरा क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि ये जो 27,000 है, ये क्लेम मिल गया है कि मिलना है? पढ़ो ना क्वेश्चन को, कि ये 27,000 का जो इंश्योरेंस क्लेम है, वो हमें मिल गया है कि मिलना है? ये देखिए आप यहाँ पे 27,000 का क्लेम मेरे बच्चे एडमिटेड है। एडमिटेड है मतलब हमें मिलना है, हमें अभी मिलना है। तो 27,000 रुपीज का जो ये इंश्योरेंस क्लेम है, अगर आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है, तो जिनसे भी आपको कुछ रिसीव करना होता है, उनके ऊपर आपके पास एक राइट आता है, और उस राइट को आप अपने बैलेंस शीट में क्या करते हैं? एसेट्स के रूप में दिखाते हैं। तो क्योंकि हमें रिसीव करना है मेरे बच्चे, तो उस केस में क्या होगा कि आप ना यहाँ पे बैलेंस शीट में आप उनको लिखोगे कि भैया इंश्योरेंस कंपनी, आप लिखोगे यहाँ पे क्या जी? इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जिनसे हमें पैसा क्या करना है? रिसीव करना है, रिसीव करना है। कितना रिसीव करना है? 27,000। ये हमारा ट्रीटमेंट आपका हो गया, काम कंप्लीट आपका। ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो मेरे बच्चे, हमने यहाँ पे क्या किया? इंश्योरेंस क्लेम लिखा, इंश्योरेंस क्लेम, और पैसा मिल गया, मिलना है, तो हमने क्या किया? बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा दिया। इसमें कोई डाउट है आपको? ये बातें समझ में आ गई? ट्रीटमेंट मेरा हो गया कि क्लेम कुछ नहीं मिलना, तो फिर इसका कुछ नहीं करेंगे, ना इसका ना इसका। इसके अगेंस्ट कुछ क्लेम एडमिटेड अगर है, एडमिटेड है, तो फिर कंफर्म्ड है कि जितना हम क्लेम रिसीव करने की बात करेंगे, उतना हम उसको एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये सर यहाँ पे क्लियर है। आपने बिल्कुल सही काम किया है। ये देखो, आपका ऐसा ही प्रेजेंटेशन होगा, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपके आधे नंबर भी काट दे। बिल्कुल आपने सही किया है। लेकिन मेरे बच्चों, आप सीओसी के बच्चे हैं, आपके अंदर में सिर्फ आंसर जानना ही ठीक नहीं है, आप ये भी जानते हैं कि हम 11वीं क्लास में पहला चीज क्या पढ़े थे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है।
तो पता है हमारा अकाउंटिंग यानी कि कला क्या बोलता है, वो ऐसा कहता है कि देखो अभी जो आपके संतोष सर ने कहा ना कि 40,000 का लॉस हुआ, क्लेम आपका 27, आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा कलाकारी ठीक से दिखाओ ना। और उस थोड़े कलाकारी ठीक से दिखाने के चक्कर में कहा जाता है कि आप एक काम करो, लॉस बाई फायर का जो अमाउंट है ना आपका, लॉस बाई फायर, ये लॉस बाई फायर का जो अमाउंट है आप उसको अंदर के कॉलम में लिखिए, अंदर के कॉलम में, यहाँ पे। और जितना इसके अगेंस्ट आपको क्लेम मिल रहा है यानी कि 27,000, उसको इस साइड दिखाने के बजाय आप उसको इस साइड ही दिखा दो। नो डाउट कि दूसरे साइड वो आइटम आएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा जी, वो लेस हो जाएगा। तो यहीं पे आप लेस करते हुए दिखाइए क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। और क्लेम कितने का है, 27,000 का, 27। तो ये बाहर कितना चला जाएगा, 13,000 रुपीज का, 13,000 का अमाउंट। ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन माना जाता है आपका लॉस बाई फायर को दिखाने का। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, यहाँ पे मीनिंग भी बता दिया कि भैया 40, अब अगर कोई कहे कि बताओ जी लॉस बाई फायर हमारा कितना है, तो कहना है कि 13,000 का। यहां से तो 40 ही बाहर जाएगा, यहां से तो 40 ही जाना है, क्योंकि उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हटाना है। हम प्रॉफिट लॉस में लॉस कितना दिखाएंगे, 13,000 का। 13 क्यों जी, इसलिए क्योंकि 27 का क्लेम हमें मिल जाएगा ना, और जो मिल जाएगा उसको बैलेंस शीट में फिर इसको रूप में। यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे, ये ठीक है। रश्मिता व्हाइट इज शोन इन द क्रेडिट, बता दिया बच्चे, क्रेडिट में मत दिखाइए, आप यहाँ से मैनेज करके दिखा दीजिए, दोनों प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात है क्लियर है बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि आज ना मैं बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आपके साथ करने वाला हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। यस सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल आपका, और हमने बस आपको प्रेजेंटेशन दिखाया। तो अब आपके पास एबनॉर्मल लॉस आपका जब होएगा एग्जाम के अंदर में, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा वो आप बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं ना। अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको लेके आना चाहता हूं, एक ऐसे क्वेश्चन के अंदर पर बच्चे जहां पे ना मैं आपको प्रूफ करूंगा कि आप बहुत ही गंदे इंसान हो, बहुत ही गंदे इंसान। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जो 18th क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे, 18th क्वेश्चन, ये सीए वालों का, हम तो सीएमए क्लास में बैठे हुए हैं, और हमारे एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड 3 बार क्वेश्चन आए हैं अभी तक। पूरे हिस्ट्री की बात करूं पिछले 20 साल में 3 बार क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आए हैं। सीए वालों में ये पसंदीदा टॉपिक बोला जाता है, जो अभी एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं। 11 टाइम्स, 11 बार उनके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। जो पॉइंट अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, मुझे विश्वास है आप में से एक बच्चा भी जो सवाल अभी पूछने वाला हूं उसका जवाब नहीं दे सकता है। आप गलत ही करोगे, मुझे गंदा लग रहा है बात बोलने में, बट सच्चाई यही है कि आप भी गलत करोगे। मैं दिखाता हूं क्या, सुनिए ध्यान से। 18th क्वेश्चन पे आता हूं, और इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के हम देंगे। 18th में कहता है कि ट्रायल बैलेंस साल के एंड का, जिसमें कि परचेज आपका 90,000 है, दिख रहा आपको, ये सर। फिर 3 एडजस्टमेंट है, कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 लॉस्ट ड्यू टू लीकेज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। ठीक है, आगे बढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वेयर लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गया। एंड क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि वैल्यू क्या गया, 20,000 पे। देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स। तो मैं जानता हूं कि इन दो में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। थोड़ा सा नया क्या है, पहला वाला। तो खैर मैं 18th का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। आपने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आधा पेज जगह छोड़ दिया है, बाद में कर लेना, पूरा सॉल्व करना बाद में। अभी आप मेरे साथ क्या करेंगे, 18th का सॉल्यूशन मेरे साथ करेंगे। ये लीजिए, रेडी कीजिए मेरे साथ यहाँ पे। 18th का सॉल्यूशन कहाँ चला गया, 18th का सॉल्यूशन। मैं आपको धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि मैं क्या बताऊं। मैं बीच बीच में आपको बेइज्जत भी करता हूं कि अरे ये क्यों भाग जा रहा है बार बार। लेकिन आप मेरी बातों का बेइज्जती मत लेना, चैलेंज लेना कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। जरूर होएगा, और आप ट्राई जरूर करेंगे। तो आइए 18th का सॉल्यूशन लिखिए मेरे साथ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, आइटम्स परचेजेज का है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। ये लीजिए आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और इस ट्रेडिंग अकाउंट को हमने यहाँ रेडी किया, थोड़ा सा बड़ा करना, बड़ा मतलब 3 4 5 आइटम आ जाए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आप बना लेंगे छोटा सा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 1 2 आइटम आएंगे, तो प्रॉफिट लॉस भी छोटा सा बना लीजिए, एक्सट्रैक्ट, है ना। और मेरे साथ आप छोटा सा ही क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट भी रेडी कर लेंगे।
है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में भी एक दो आइटम्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो हमने बैलेंस शीट को भी क्या किया, यहाँ पे रेडी कर लिया, तीन चीजें हमने यहाँ पे आपके साथ रेडी कर ली। देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेजेज 90,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, परचेजेज। परचेजेज कितना अमाउंट है, 90,000, तो हमने 90,000 यहाँ पे लिख दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इसमें से कुछ इधर ना लिख के आपको मन करता है कि मैं यहीं पे माइनस करूं, तो 90 को अंदर लिख के यहीं से माइनस करके दिखा सकते हो। इवन क्लोजिंग स्टॉक को भी माइनस करते हुए दिखा सकते हो, कहीं कोई गलत नहीं है। बट एक्चुअली पूर्वज जो तरीका फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, हम उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए वहां लिखना पसंद करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो परचेज हमारा आ गया 90,000 का। अब देखो पहले ये जो तीन पॉइंट है ना बच्चे, तीन में से मैं पहले नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो हम क्या करेंगे जी, इसमें से 20 माइनस करना है, तो मैं इस साइड लिख देता हूं लास्ट में, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, ना तो आप मेरे से आगे होंगे ना पीछे होंगे। कितना क्लोजिंग स्टॉक था आपका, यहाँ पे क्लोजिंग कितना था, 20,000। तो लिखो ना यहाँ पे 20,000 का अमाउंट हमने क्या किया, इसको हमने ट्रेडिंग से हटा दिया। क्या आप में से मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ट्रेडिंग से हटा के क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखूंगा? शब्द ध्यान सुनना, ट्रेडिंग से माइनस करके, ट्रेडिंग से सब्ट्रैक्ट करके, ट्रेडिंग से हटा के उसको कहां लिखूंगा, बैलेंस शीट में। तो मैं उस स्टॉक को यहाँ पे क्या करूंगा जी, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। कितना, 20,000 का अमाउंट। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए बदमाश, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। अगला ये मैं अब आपको सेकेंड पॉइंट दिखाऊंगा। ये भी आप जानते हैं, कहते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गया। वो गुड्स मेरे बच्चे जो फैक्ट्री में आप लेकर आए थे प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें कुछ लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया। बताओ चोरी होना हम कहां दिखाएंगे? सर चोरी होना एबनॉर्मल लॉस है, वो सब जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मेरे बच्चे क्योंकि ये जो 12,000 के गुड्स लॉस्ट हुए हैं ना, ये 12,000 के गुड्स जो लॉस्ट हुए हैं, ये भी आपके किस में से थे, कहां चला ये भी किस में से रहे होंगे जी, आउट ऑफ 90,000। तो 90 में से 12,000 माइनस करो, या तो यहीं पे या दूसरे साइड। तो हमने कहा बाय, बाय क्या बोला, गुड्स गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, सॉरी लॉस्ट बाय थेफ्ट है यहाँ पे, लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट ट्रांसफर टू लिखिए, ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और कितने के गुड्स से बचे, 12,000 का। यानी कि हमने ट्रेडिंग से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और उसका सही स्थान में यहां पे लिखूंगा टू, आपका गुड्स, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, वो चोरी हो गया। तो ऐसे लॉस को हम ट्रेडिंग में ना दिखा के प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। ये 12,000 का अमाउंट, ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। मुझे विश्वास है यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक आपका? ये सर, यस, ठीक है। तो ये तो बात मुझे समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो सवाल आ रहा है, वो सवाल का जवाब मैं एक एक बच्चे का यहाँ पे देखूंगा, एक एक बच्चे का उसका जवाब क्या हो रहा है। और जो बच्चा सच बता दिया ना, सही बता दिया, आप बिलीव नहीं करोगे आज क्या मस्त दिन आपका होने वाला है। सुनेंगे मेरा सवाल। पॉइंट नंबर वन, सीए एग्जाम में 11 बार और हमारे एग्जाम में 3 बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है। वो पॉइंट क्या है, वो कहता है आपका यहाँ पे नंबर ए कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 लॉस ड्यू टू लीकेज, जो कि एक नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है बच्चे, जो होता ही होता है, वो मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, वो बिजनेस में होगा ही होगा। जैसे कि देखो ना, कुछ ऐसी चीजें जो होती है, आप देखो अपना कभी शर्ट सिलवाने जाओ, तो वो जो टेलर होता है, वो शर्ट को सिलते समय थोड़ी सी कटिंग करेगा ना कपड़े के अंदर में, थोड़ी सी बर्बादी होगी ना, नॉर्मल है। वो आपका लीकेज, स्पॉइलेज, कुछ आप सामान लेके आ रहे हो, थोड़ा बहुत टूट फूट जाना, वो नॉर्मल है, वो होता ही होता है। दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 लॉस ड्यू टू लीकेज कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस, इसका क्या ट्रीटमेंट करूं इस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में? क्या ट्रीटमेंट करूं? क्या ट्रीटमेंट करूं इसका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में? क्या ट्रीटमेंट करूं? मैं सबके आंसर को यहां पे पढ़ रहा हूं, सबके आंसर को पढ़ रहा हूं कि क्या ट्रीटमेंट करूं। अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं हिंट देने को तैयार हूं। पता है हिंट क्या है? हिंट यह है कि मार्केट से लेकर और आपके फैक्ट्री तक में जो खर्चे होते हैं,
उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में, कुछ खर्चे जो नॉर्मल नेचर के होते हैं एंड कुछ खर्चे जो एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। अगर वो नॉर्मल नेचर के खर्च हैं तो ये हमेशा कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो एबनॉर्मल है ना, हम उनको क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मैं पढ़ रहा हूँ एक एक बच्चे का आंसर। जामिल राजा कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्राची ट्रेडिंग अकाउंट, नेहा ट्रेडिंग, रिया को पता नहीं क्या हो गया, बोलते हैं कि सर नो ट्रीटमेंट, सुमन भी कहती है नो ट्रीटमेंट, स्नेहा ट्रेडिंग, यश ट्रेडिंग। पता नहीं ये कैसे कैसे जवाब आपके। शुभाश्री कहती है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस एज नॉर्मल। वो तो मुझे पता बदमाश, बट दिखाएंगे कहाँ? क्या ट्रीटमेंट, सॉरी, कहाँ दिखाएंगे मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताइए। बहुत ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे और दिमाग के किसी कोने में बिल्कुल बैठाकर, आपके चेहरे पे अगर पहले से स्माइल नहीं था तो अब स्माइल आएगा, वो स्माइल सदा सदा के लिए मेंटेन रहेगा। ध्यान सुनिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मेरी बात सुनिए बिल्कुल लॉजिक के साथ। मेरे बच्चे, पता है क्या है? ये आपने करंट ईयर में 90,000 का परचेज किया है। आपने जो परचेजेस किए हैं, मतलब कि इसके बीच में जो गुड्स परचेज किया गया है, ये इसमें वो कितने का है? रुपीज 90,000 का। 90,000 का है ना? वो आपका फैक्ट्री में, फैक्ट्री का आपका परचेज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस 90 में से, ये 90 जो आपने लिखा, इसमें से कुछ अगर एबनॉर्मल है, तब तो हमने उसको यहाँ से माइनस करके प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। इसमें से कुछ गुड्स एंड में बच गया तो उसको हमने क्या किया जी? इसमें से माइनस करके उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। लेकिन सोचो जरा, 90,000 का जो आपने परचेज किया है, इसमें से आपका कितने का अमाउंट था जी? 10,000 का। इसमें से 10,000 के जो खर्चे हैं ना बच्चे, वो कहता है कि नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल नहीं है। तो हमने कहा कि पहले बताओ कि पूरे 90,000 को ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा रहे हो? बोलो हाँ। पूरे 90,000 को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखा रहे हो? बोलो हाँ। ये सर दिखा रहे हैं। इस 90,000 में से 10,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया ड्यू टू नॉर्मल रीजन। तो मेरे बच्चे, जो 10,000 का लॉस हो गया, देखो देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आपने लिखना। मैं आपकी बात, जैसे इनको माइनस किया ना इसमें से हटाने के लिए, तो मैं इसको भी माइनस कर, आप नहीं करना, मैं कर रहा हूं। हमने कहा कि भैया ये जो 90,000 है ना, ये जो 90,000 का आपका परचेज, इसमें से जो गुड्स लॉस्ट हो गया ड्यू टू नॉर्मल, वो कितने का है? 10 का। तो हमने क्या किया? इस 10 को यहां से हटा दिया। आप यहां लिखो चाहे उस साल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने हटा दिया। लेकिन इस 10 को मेरे बच्चे, इसमें से हटाकर हमें फिर लिखना कहाँ है? इस 90,000 में से जो नॉर्मल लॉस हुआ, अगर मैं उसमें से माइनस भी कर दूं, चाहे यहां से चाहे यहां लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस करके हमें लिखना कहाँ है? हमें उसको ट्रेडिंग में ही तो दिखाना है। हमें दिखाना कहाँ है? ट्रेडिंग में ही दिखाना है। बोलो हाँ। हमें तो ट्रेडिंग में ही दिखाना है। तो आपको, क्योंकि जो नॉर्मल लॉसेज होते हैं गुड्स के, दे आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ, और पहले से ही देखो हम उसको ट्रेडिंग में दिखा रहे थे 90,000 में। तो कहा जाता है कि भैया जो नॉर्मल लॉस है ना, इसी में से आप 10 को यहाँ पे माइनस कर रहे हो, और फिर ट्रेडिंग में वहीं पे आप 10,000 दिखा रहे हो। तो इससे बेहतर है, इसका बेहतर है कि आपके लिए नॉर्मल लॉस का कह दीजिए कि फिर यहाँ पे नो ट्रीटमेंट। हम नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं थोड़ा लग रहा है कि मैं वो जोश में आ गया ज्यादा। मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, नॉर्मल लॉस को सुनेंगे सारे बच्चे सुनेंगे। जो गुड्स लॉस्ट हुआ ड्यू टू नॉर्मल रीजन, वो 10,000, वो गुड्स इसी में से है। इसी में जो परचेज हुआ बच्चे, उसी में से लॉस हुआ ना, ये। तो 90,000 का जो गुड्स परचेज हुआ, उसमें से 10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल लॉस को ट्रेडिंग में ही तो दिखाना है। अगर मैं इसमें से 10 को माइनस करूं यहां लिखकर, फिर उस 10 को यही तो दिखाऊंगा। इसको हमने माइनस किया यहां दिखाने के लिए, इसको माइनस किया बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। इसमें से जो नॉर्मल लॉस है, अगर मैं 10,000 यहां लिख के माइनस कर दूं, तो माइनस करके दिखाऊंगा कहां? यहीं पे तो दिखाऊंगा। तो इसी अकाउंट में माइनस करना, इसी अकाउंट में दिखाना, इससे अच्छा क्या है? नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, इससे अच्छा क्या है? नो ट्रीटमेंट। मेरी बातें समझ में आ रही बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जल्दी बताओ, जो बात बता रहा हूँ समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? सर एग्जाम में वर्किंग नोट्स लिख सकते हैं नो ट्रीटमेंट?
मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, नॉर्मल लॉस एग्जाम में अगर एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए तो ये समझ लेना कि आपको एग्जामिनर को ये लिख कर देना ही पड़ेगा कि आप यहाँ पे नोट, आपको आंसर में भी नोट मेंशन करना होगा कि नॉर्मल लॉसेज वी डू नॉट मेक, ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे नोट में, वी डू नॉट वी डू नॉट मेक any treatment any treatment any treatment of normal loss normal loss in in final account फाइनल अकाउंट में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते समय नॉर्मल लॉस का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। और ये चीज आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ का इसमें, ये नहीं कि हमें नहीं आता, हमें आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और दिमाग क्या बोल रहा है कि इस 90 में से 10 को माइनस करना है और फिर इसी अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग में ही आएगा। वो ठीक नहीं लगता कि माइनस करके यहाँ दिखाऊं, तो बस हम सिर्फ लिख के आ जाएंगे। अब आप में से कई सारे बच्चे खुराफाती दिमाग के होते हैं, वो बोलते हैं सर अगर मान लो इसमें से हमने 10 को यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 10 दिखा दिया तो कुछ गलत होगा। अरे दिखाओगे क्यों बदमाश, क्यों दिखाओगे? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? तो फिर एग्जामिनर सोचेगा कि ये तो इसका माइंड ही अनसाउंड है। जब इसको पता है कि यहाँ से माइनस करके इसी में दिखाना है, तो फिर क्यों दिखा रहा है? किसको दिखाना चाहता है? ये क्या शो ऑफ करना चाहता है? क्या घमंड है इसको अपने आप का? तो मार्क्स ऐसे काट देगा। तो आप क्या कीजिए, बस लिख दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है आपको सारी बातें? बोलो ना बदमाश, यहाँ तक क्लियर है? अब रश्मिता बदमाश बच्ची है। एबनॉर्मल उसकी वैल्यू को डिसाइड करते समय क्या करते क्या नहीं करता, वो तो आगे की कहानी। बदमाश कंसाइनमेंट चैप्टर में सीखेगी मेरे साथ। अभी यहाँ पे आओ ना। इसमें कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। नॉर्मल उसका सर कोई एग्जाम एग्जाम्पल बताया? शौर्या आप शायद लेट आए हैं। नॉर्मल उसका मतलब होता है श्रिंक हो जाना कपड़े। आप जो कपड़े जो मतलब कि अनअवॉइडेबल है, जो होगा ही होगा। आप कपड़े लेकर आते हो, उसको पानी में धो, थोड़ी सी सिकुड़ाहट आएगी ही आएगी। आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो आटा गूंथती है ना, आटा जब गूंथती है रोटी बनाने के लिए, तो थोड़े मोड़े आटा गिर जाते हैं, वो गिरेगा ही गिरेगा। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो गिरेगा। वो नॉर्मल हो से आप कोई सामान मान लो आप बेचते हो, तो जो सामान आपने स्टोर में रखा हुआ है, कुछ वो उसमें लीकेज हो जाता है, कुछ आपका स्पॉइलेज हो जाता है। ये नॉर्मल लॉस जो होते हैं, है ना? आपको चिंता नहीं करना। हाँ जी, जामिल देखो कितना अच्छा बता रहा है, पेट्रोल भी थोड़ा सा उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। जितना पेट्रोल लेकर आओगे थोड़ा सा उड़ जाता है, वो तो सब नॉर्मल लॉसेज होते हैं। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। मुझे विश्वास है ये बात भी समझ में आ गई होगी। नॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट हमने सीख लिया यहाँ पे आपका। मैं आपको कहीं और दूर लेके चलना चाहता हूँ। मैं आपको कहीं और दूर लेके चलना चाहता हूँ। और इस बार वो दूरी मैं आपके साथ पता कहाँ तय करूंगा? मैं तय करूंगा अब आपके साथ यहाँ पे 22 क्वेश्चन के साथ। 22, ये मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जो मेरा पीडीएफ या बुक आपके पास गया होगा उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 22। और थोड़े से आगे बढ़ते हैं ना, एग्जामिनर को मौका देते हैं कि जो पूछना है तुम पूछ लो, हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं। वो जो जो भी पूछेगा वो पहले से हमें आता होगा। मैं आपको इंश्योर करूंगा, सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ सच बोलता हूं और कुछ भी नहीं। आप सुनिए मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अगला एडजस्टमेंट, परचेजेज कहता है कि 60 है और कैपिटल 3 लाख। कैपिटल तो ओनर का होता है, जो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं जी, कैपिटल आप जानते हैं। नीचे कहता है दो एडजस्टमेंट है। इस पर कह दिया कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल पता क्या होता है? नहीं कि आपका, अब फ्री सैंपल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं। एक ना एक सर्फ की कंपनी है, सर्फ सर्फ एक्सेल। आप लोगों ने नाम सुना है? जल्दी बताओ। एक कंपनी है। हाँ, गुड शुभाकर। आप लोगों ने ये, आपने एक सर्फ की कंपनी है सर्फ एक्सेल। पता है जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, एक्चुअली आपसे भी छोटा दिखता था। उस टाइम पे सर्फ एक्सेल ने क्या किया था, अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में हमारे कंट्री का उन्होंने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया था सर्फ का, फ्री ऑफ कॉस्ट।
फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं फ्री सैंपल आपका। एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जो होते हैं। दूसरा कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 5000, जिसका सेलिंग प्राइस कहता है कि 8000 था, वेर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। कुछ गुड्स क्या हुआ कि प्रोप्राइटर लेके चला गया अपने घर, अपने पास, अपने यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो कहता है कि बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। ये देखो आप 22 का सॉल्यूशन मेरे साथ लिखेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 22 का, और बिल्कुल दिमाग आपका मेरे साथ यहाँ पे चलेगा, ना बिल्कुल आगे ना बिल्कुल पीछे, बिल्कुल साथ साथ। ये लीजिए, हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट का आपके लिए फॉर्मेट रेडी किया। हमने आपके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रेडी किया। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। और फिर मेरे बच्चे हमने रेडी किया आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमने रेडी किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट, छोटा छोटा। ट्रेडिंग भी छोटा सा बना लीजिए, 3-4 आइटम लिखने के लिए। प्रॉफिट भी छोटा सा बना लो, 1-2 आइटम लिखने के लिए। और एक बहुत प्यारा छोटा सा आप यहाँ पे मेरे साथ क्या रेडी करेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका, तो आप मेरे साथ एक बैलेंस शीट भी रेडी करेंगे। आप मेरी बात तो सुन रहे हो ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। यस सर। परचेजेज कहता है कि 60,000 का अमाउंट है, आप यहां लिखेंगे टू परचेजेज। टू परचेज अमाउंट कितना बता रहा जी, 60। एक काम करूं, अगर आप बुरा ना माने, तो इस बार अगर हमें परचेज से कुछ माइनस करना है ना, तो मैं आपको ना अब इस बार यहीं पे माइनस करते हुए दिखा देता हूं। मैंने अभी कहा था कि कुछ भी माइनस करना है, या तो यहीं माइनस करो या दूसरे साइड लिख दो। आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि आधा नंबर भी काट ले, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंटेशन है। तो फिलहाल आपको खुश करने के लिए मैंने परचेज और 60 अंदर ही लिख दिया, आप भी अंदर ही लिख देंगे, अंदर ही आपका, ठीक है। और जो कैपिटल 3 लाख रुपीज है ना, उसको आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए। ये कैपिटल आपका कहता है अमाउंट कितना है जी, 3 लाख का। ये हमारा आ गया यहाँ पे इनर कॉलम में, 3 लाख रुपीज का अमाउंट। नाउ कम टू पॉइंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 1। सुनो जरा, एडजस्टमेंट 1 में कहता है कि 10,000 का गुड्स आपने यूज किया है कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज फ्री सैंपल। कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज फ्री सैंपल। तो आप मुझे बताओ, जो फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टीजमेंट पे जो गुड्स यूज किए गए, एडवर्टीजमेंट के लिए जो गुड्स यूज किए गए, क्या वो गुड्स इसी में से रहे होंगे? बोलो बोलो। कहता है कि परचेजेज का हमेशा मतलब क्या होता है जी, एक साल में जितने गुड्स आपने परचेज किए हैं। तो आपने जो परचेज किया 60,000 का, और कहता है कि 10,000 के गुड्स आपने यूज किया एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसी में से आपने क्या किया होगा, यूज किया होगा। हमारे पास तरीका क्या है जी, फिर उस 10,000 को हमें यहां से माइनस करना होगा। उस 10,000 को हमें यहां से क्या करना होगा, लेस करना होगा। लेस करना होगा क्या जी, आपका यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, ये जो लिखा ना हमने, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। लेस फ्री सैंपल, लेस गुड्स यूज फॉर फ्री सैंपल, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपने इसमें से 10,000 माइनस किया है कि नहीं किया है। तो आप ऐसे करो या इसको उस साइड लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अरे हमने इस 10,000 को इस परचेज से माइनस करके कहाँ लिखना है, प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में हम क्या लिखेंगे, आपका गुड्स यूज्ड यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट और अमाउंट कितना हो गया, 10,000। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, जो जहां के खर्चे हम वही दिखाएंगे। फैक्ट्री तक के खर्चे है तो ट्रेडिंग में, फैक्ट्री के बाद के खर्चे तो प्रॉफिट लॉस में। तो गुड्स जो फैक्ट्री के बाद यूज हुआ, मतलब सेल्स में, तो उसको हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 5,000, जो गुड्स आपका 5,000 का था, जिसकी सेलिंग प्राइस अगर मैं उसको सेल करता तो 8,000 का है, उसको प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। पर्सनल पर्पस के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप पहले कसम खा लो। वो कसम ये है कि गुड्स अगर आपका सेल हो गया, अगर गुड्स आपका सेल हो गया, अगर गुड्स आपका सेल हो गया, तो सेल वाली जो एंट्री होती है ना, वो हमेशा कौन से प्राइस से होगा, आपका सेलिंग प्राइस से। गुड्स अगर बिक गया, तब तो हम एंट्री करेंगे सेलिंग प्राइस पे। गुड्स बिकने के सिवाय, रिपीट कर रहा हूं, गुड्स बिकने के सिवाय किसी भी रीजन से अगर गुड्स कहीं भी यूज किया जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे होगा। सेलिंग प्राइस पे हम एंट्री तब करते हैं जब गुड्स बिक गया।
पढ़ाऊंगा मैं आपको AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जहां पे ये बात बताया गया है कि भैया गुड सेल हो गया तो सेलिंग प्राइस पे एंट्री कीजिए। लेकिन बिकने के सिवाय किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है, कहीं और यूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग उसके कॉस्ट प्राइस से ही होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जिस गुड्स को प्रोप्राइटर ने यूज कर लिया अपने पर्पस के लिए, क्या वो सेल हुआ? नहीं हुआ। तो सेल्स का तो मतलब ही हटा दो। आपको क्या करना होगा, इसमें इसमें दो प्राइस क्वेश्चन में दे रहा है, एक तो आपका कॉस्ट और एक सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई यूज नहीं है। हमेशा एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए देगा, उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। यूज किसका है? उसका कॉस्ट 5000। तो पूरा फोकस होगा गुड्स जो 5000 के हैं, वो प्रोप्राइटर ने यूज किया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। हमने कहा कि भैया ये जो 5000 के गुड्स है जो प्रोप्राइटर यूज किया अपने लिए, वो भी तो इस 60 में से ही रहे होंगे। बोलो हाँ। वो भी तो इसी में से रहे होंगे। बोलो ना हाँ बदमाश। यस सर। तो 60 में से वो जो 5000 के गुड्स रहे होंगे जो प्रोप्राइटर यूज कर लिया अपने लिए, क्या वो फैक्ट्री में यूज हुआ? नहीं हुआ। बोलो ना हाँ। नहीं हुआ फैक्ट्री में यूज। और अगर फैक्ट्री में आपका यूज नहीं हुआ, तो हमें उस इसमें से उस 5 को भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ। आप लेस बोलेंगे क्या? आपका ये जो ड्राइंग्स हो गया, जो ओनर लेके चला गया अपने लिए, वो गुड्स आपके फैक्ट्री में यूज नहीं हुए हैं। वो हमने हमने क्या बोला कि ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग हम क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। तो अगर हम ट्रेडिंग से हटाएंगे ठीक है, बट उसको दिखाएंगे कहाँ? तो मेरे बच्चे, अगर ऑनर अपने घर लेके चला गया तो वो तो ड्राइंग्स होता है। बिजनेस से कुछ भी ऑनर आपका विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्राइंग्स है। एंड ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? इस बैलेंस शीट में कैपिटल से हम माइनस करके दिखाएंगे, है ना। दोनों का अपना अपना रीजन है। यहाँ पे क्या किया हमने? वो हमारा ट्रेडिंग का खर्च है ही नहीं, फैक्ट्री का खर्च है नहीं, हम उसको हटा देंगे। है क्या? वो तो ड्राइंग्स होगा, ऑनर लेके चला गया ना। कुछ भी ऑनर लेकर जाएगा तो हम ड्राइंग्स मानेंगे। तो हम क्या करेंगे जी? बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर देंगे। और ये एंट्री कैसे होगी? नो डाउट कि आपका उसके कॉस्ट यानी कि 5000 से। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये बाहर कितना चला गया? 45। ये तो ठीक है। और ये कितना हो गया? ये आ गया 2,95,000। और इस तरीके से फिर आपकी अकाउंटिंग बढ़ती है। ठीक है ना। यस। इसके कदम। तो यहां तक बातें समझ में आ रही? मैं क्या बता रहा हूं आपको? सर फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट हेडिंग डालने चाहिए। अरे लिख लेना बदमाश, इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहा है? पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, लिखो ना। एग्जाम में देने जा रहा ना। कभी घर से बाहर किसी गेस्ट के यहाँ जाता है, किसी की शादी में जाता है, किसी के फंक्शन में जाता है, तो क्या जो कपड़ा घर में पहन के रखता है उसी में जाता है कि सजता धजता है उसके बाद जाता है? सर अच्छे बन के जाते हैं। तो अभी आप सीख रहे हो, ये घर की कहानी है। जब एग्जाम में जाओगे तो सजाओ ना इसको जितना सजाना है। लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कितना जाएगा? 2-4 सेकंड जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हो बदमाश। तो ये हमने क्या किया आपको यहाँ पे बताया। जल्दी बताइए, क्या आप इस बात को समझ चुके हैं कि गुड्स अगर आपका यूज होता है सेल को छोड़ के किसी भी पर्पस के लिए, और क्वेश्चन में कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, तो हमेशा ट्रीटमेंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से होगा। एक बच्चा बोलता है कि जानवी कहती है कि सर 8000 माइनस 5 3000 प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं बच्चे, जानवी कैसी बात कर रही है? कैसा प्रॉफिट? मैं ऑनर हूं, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, मैंने एक गुड्स परचेज किया और उसको अपने लिए यूज कर लिया, तो उसमें प्रॉफिट कमा लिया मैंने। और आप इनकम टैक्स पढ़ने जाओगे, पता आप क्या बता रहे हो? ये देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो एक मोबाइल मैं खरीदता हूं 10,000 का मार्केट से, और इस मोबाइल को अगर मैं कस्टमर को बेचता तो 15 में बेचता, 15,000 में। लेकिन मैंने खुद अपने पास रख लिया। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर 10,000 में परचेज किया, और क्योंकि आप इसको यूज करो, क्या फर्क पड़ता? आप इसको 15,000 से एंट्री दिखाओ, तो 5,000 का जो प्रॉफिट हो गया, जो हुआ ही नहीं है क्योंकि मैंने खुद यूज कर लिया, उस पे इनकम टैक्स पे करो। क्या ठीक लगता है जानवी? अरे जो सामान आपने अपने लिए परचेज किया, उस वो 10,000 का परचेज किया, हमने बेचा भी नहीं। आप कहते हो कि सर बेचने की एंट्री कर दो, प्रॉफिट दिखा दो, और उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। अरे कमाया कहाँ प्रॉफिट बदमाश? वो तो हमारे पास ही है। प्रॉफिट तब होता ना जब हम उसको किसी को बेचते हैं। और एक बच्चा कहता है कि सर 45 ग्रोस लॉस होगा। गलत बात। अरे ये एक्सट्रैक्ट है, हमने अभी पूरा ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ही बनाया है। उसमें आपका सेल्स का फिगर होता है तब तो प्रॉफिट निकालता है। ये एक्सट्रैक्ट है, बस एडजस्टमेंट आपको सिखा रहा हूँ।
हाँ, ये रश्मिता बदमाश पिछली क्लास मिस किया है क्या आपने? गुड्स फॉर सैंपल क्यों प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं? रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट आपका वो खर्च एडवर्टीजमेंट का है। एडवर्टीजमेंट के खर्चे फैक्ट्री के बाद के होते हैं, फैक्ट्री के बाद के कोई भी खर्चे प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार आगे बढ़ने के पहले मुझे सिर्फ आप में से कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बोलते हैं कि सर, मैं जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट आपके बताने के पहले ही मैं ऑलरेडी जानता हूं या जानती हूं, जल्दी बताइए। छोड़ो ना, ये सवाल बकवास है, ये सवाल बकवास है। मैं एक मस्त सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा भी 2% 3% भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, कि हाँ अब इस चैप्टर पे मेरा कमांड हो रहा है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आप 2% 3% भी एटलीस्ट कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि हाँ अब उस इस चैप्टर पे मुझे कमांड हो रहा है? बस इतना बता दो। ये बता दो कि क्या आप अपने आप को, अरे थोड़ा बहुत भी, हम तीसरी क्लास में आ चुके हैं, हम तीसरी क्लास आपके साथ गुजार रहे हैं, क्या थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ आता है अब कम से कम? पहले हम बहुत गंदे बच्चे थे, बहुत ही नालायक थे, बहुत ही अजीब टाइप की बदबू हमारे अंदर से आती थी, लेकिन अब वो नहीं आती। अब मैं ठीक हो रहा हूँ, थोड़ा समझदार हो रहा हूँ, थोड़ा मस्त तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, और लग रहा है कि मैं सीए में अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। ऐसा लगता है, ये सच लगता है। ये देखो आप, सलोनी को शक्तियां भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आपका। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? आपके अंदर में विश्वास कम होता है और अति विश्वास ज्यादा होता है। ये विश्वास है, माफ कीजिए, ये अति विश्वास है। जब 5-6 एडजस्टमेंट को ही जानकर अगर आप कहते हो कि हाँ जी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर भी सकती हूँ, तो ये गलत है बच्चे, ये गलत है। ये लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है जो आपके दिमाग को पता नहीं कहाँ खोल के रख देगी। और उसकी शुरुआत मैं अभी से करता हूँ, अभी से करता हूँ। मुझे अच्छा, ये देख रहे हो, एक क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें वो एडजस्टमेंट्स मैंने डाले हैं जो बहुत ही भयंकर भयंकर है, मजा आएगा यहाँ पे। और इसको करने के बाद आप कह सकते हो है हम में दम। ये इसके बाद आप कहना कि हाँ मेरे पास दम आ चुका है, अब कोई भी क्वेश्चन दो, उसके पहले नहीं। ये फालतू में डायलॉग नहीं मारना मेरे साथ कि हाँ हम तो सब जान गए, ये वो फालतू की बातें। मैं आपको अब कहीं दूर लेके आना चाहता हूँ। ये लीजिए, एक ऐसी बात जो दुनिया में बहुत कम लोगों को पता होती है, और शायद सिर्फ आपको। आज के बाद ये लीजिए, ये लीजिए, 16th एडजस्टमेंट, 16th एडजस्टमेंट, 16th। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कहां पे आ गया? 16th एडजस्टमेंट पे। 16th एडजस्टमेंट कहता है, ये तो आप खेल खेल में कर लेंगे। अरे आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना अपने रजिस्टर में? जल्दी बता दो, आप अपने रजिस्टर में सॉल्व कर तो रहे हो ना कम से कम? ऐसा तो नहीं कि बस देख रहे हो। अगर सिर्फ देख रहे हो तो मेरे से मजा नहीं आएगा बाद में आपको। आप सॉल्व कर रहे हो ना? यस, ये सर कर रहे हैं। ओजय कहता है कि सर अगर सैंपल अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो क्या होगा? आप जानते हो बच्चे, अगर ट्रायल बैलेंस में है सैंपल, तो वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। और ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब क्या? वो परचेज से माइनस कर दिया होगा। ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब कि आप उस नाम को पढ़ के समझो वो क्या है। फ्री सैंपल क्या है? एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? आपके प्रॉफिट लॉस में। वो फिर आपका परचेज से माइनस नहीं होगा। पता नहीं आपने ऐसा क्यों पूछ दिया, मेरा अगला पॉइंट जो आने वाला है कुछ उससे ही मिलता जुलता है। सुनेंगे ध्यान से। 16th, ये देखो क्या बता रहा है। एक ट्रायल बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2024, और इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि 20,000 वैल्यू किया गया। मुझे बताओ इसका क्या करेंगे? 16th का मैं क्या करूंगा, जो मुझे बताओ, मैं इसमें क्या करूंगा? पता है, यहाँ पे आप मेरे साथ बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का तो इसमें कोई आइटम है नहीं। सर ये क्यों करा रही हो? तो हमें आता है। अरे लिखो तो, ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल साफ सुथरा बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बतानी है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या है जी? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखो, आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखो तो साथ साथ। ये ओपनिंग स्टॉक आपको कितना बता रहा है? ये आपका 10,000 का अमाउंट है।
फिर मेरे बच्चे यहाँ पे आपके परचेजेज हैं, परचेजेज, और ये परचेजेज कितना बता रहा है आपका, 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 1 लाख का अमाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक, आप जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से माइनस कर देंगे कितना, 20,000। और कोई बताए इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बना के आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, बैलेंस शीट बना के आप क्या करेंगे, ये स्टॉक आप यहाँ पे दिखा देंगे। स्टॉक कितना, 20,000। सर ये तो हम जानते हैं, लिखो तो बदमाश, लिखो तो पहले, ये लीजिए, ये क्लियर है आपका, ये बातें क्लियर है, यस सर। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको पता है क्या करने वाला हूं, मैं इसके बाद आपको बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 का सॉल्यूशन कर लिया। पर बच्चे यहाँ पे ना एक 17th क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपका यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन होएगा। तो 17th के लिए ना आप एक काम करना, इतना ही जगह छोड़ के, जितना आपने 16th का सॉल्यूशन किया, एग्जैक्टली उतना ही जगह छोड़ के आप 17th के लिए उतना ही जगह छोड़ के मेरे साथ आइए। उसके बाद आपने 16 कर लिया मेरे साथ, 17 के लिए उतना ही जगह छोड़ दीजिए, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद मेरे साथ लिखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लिखेंगे आप यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे रजिस्टर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ये आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। और इसमें लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने क्या करना है कि एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ बनाएंगे, एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ बनाएंगे। इस ट्रायल बैलेंस में एक आपका डेबिट कॉलम होगा, एक क्रेडिट कॉलम होगा, और इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल साथ साथ लिखना है। मैं इसको बिना क्वेश्चन लिखाए बगैर भी समझा सकता था, बट उससे बहुत समय तक चीजें आपको याद नहीं रहती। तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ये बात बैठी रहे, इसके लिए इस क्वेश्चन को मेरे साथ लिखना आपको जरूरी है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर कहता है परचेजेज, परचेजेज ये कहता है मान लीजिए आपका 3 लाख रुपीज का अमाउंट है, 3 लाख रुपीज का अमाउंट। फिर एक नाम यहां देता हूं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। आपको पता है कि परचेज का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो रिटर्न का क्रेडिट होगा, और मान लीजिए अमाउंट आपका यहाँ पे कहता है कि 15,000 का है, 15,000 का। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न। फिर आप आइए यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ सेल्स, और ये सेल्स आपका कहता है मान लो आपका 8 लाख रुपीज का अमाउंट है, 8 लाख का। फिर एक नाम लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स रिटर्न आपका मान लो यहाँ पे कितना ले लूं मैं, चलो 20,000, 20,000। और फिर मैं आपको कह देता हूँ एक नाम और यहाँ पे वेजेस लीजिए, वेजेस। और कहता है कि 30,000 का अमाउंट डेबिट में आप दिखाएंगे क्योंकि एक्सपेंस से डेबिट बैलेंस। एडजस्टमेंट में आप मेरे साथ लिखेंगे नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका बता रहा है एट द एंड, नो डाउट कि एंड ही होगा क्लोजिंग स्टॉक। ये कहता है कि रुपीज 50,000, 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। कॉपी कीजिए आप इस क्वेश्चन को। हमने आपको दिखाया ओपनिंग, हमने आपको बताया आपका परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स। फिर हमने आपको बताया यहाँ पे जी क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, और फिर हमने दिया आपको वेजेस। तो प्लीज कॉपी कीजिए आप, और जल्दी बताइए कॉपी हो गया आपका, कॉपी हो गया बच्चे, नहीं बताओगे, कॉपी हो गया, बोलो ना एक बार बदमाश, कॉपी हो गया। यस ये हो गया आपका, हाँ जी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सॉल्यूशन। आप इसके नीचे कीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। और क्योंकि मैंने सारे आइटम्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाऊंगा, आप भी नहीं बनाना, बिकॉज देर इज नॉट ए सिंगल आइटम विच अपीयर्स इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट।
एंड ना द बैलेंस शीट ऑल्सो, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट में आज आपके दिमाग में बैठा दिया ना, तो आज हमारा पर्पस क्लास में बैठने का पूरा हो गया है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कीजिए। आप बताइए क्या करेंगे। विल राइट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना बता रहा है आपका 40,000। फिर यहाँ पे आपको कहता है परचेजेज, परचेजेज मुझे बताओ परचेज है कितना, 3 लाख, अंदर ही लिखना, क्योंकि इस 3 लाख में से लेस कर दोगे आप यहाँ पे क्या जी, रिटर्न, परचेज रिटर्न यानी कि, और वो रिटर्न कितने का है, 15,000 का। तो हमारा जो नेट परचेज है वो कितना चला गया, 2,85,000, 285। ये तो ठीक है, परचेज आपका ग्रॉस है, रिटर्न को माइनस किया, नेट कितना हो गया, 285। फिर हम यहाँ पे आएंगे सेल्स में, आपने लिखा बाय सेल्स, सेल्स का फिगर हमें 8 लाख का क्वेश्चन बता रहा है आपको यहाँ पे, और इस 8 लाख में लेस आपने कहा रिटर्न, सेल्स रिटर्न है ना, नेट हम दिखाते हैं, वो कितना आपका है, 20,000 का अमाउंट, 20,000। ये कितना हो गया, 7,80,000। और आप सबको पता है ये बात, मैं जानता हूं कि परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट दोनों होने का मतलब क्या जी, एक साल में जितना हमने परचेज किया उसको परचेज अकाउंट में इकट्ठा किया, जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हमने उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला, परचेज रिटर्न अकाउंट, उसमें हमने एंट्री कर दिया। तो साल के एंड में नेट परचेज जानने के लिए परचेज से रिटर्न को माइनस करते नेट निकल के आ जाता है। इट्स नॉट ए बिग थिंग, आपका ये जानते हैं आप, ठीक है। वेजेस आपका कहता है, तो हमने बोला टू वेजेस एंड द 30,000 का अमाउंट, क्लियर यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि एंड में 50 है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या करते हैं, उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, कितना अमाउंट जी, 50,000 आप यहां से हटाएंगे, और उस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करते हो एज स्टॉक 50,000 का अमाउंट, 50,000 का, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना है 40,000, बदमाश, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा 40,000 का अमाउंट है। अ, ये आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 50,000, तो 50 हमने ट्रेडिंग सटा के यहाँ लिखा, क्या दिक्कत है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे। आइए अभी अभी दिमाग यहाँ रखिए, कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, ये तो कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, ये अपने काम पूरा किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान दो, पता है हमारे एग्जाम में कई बार, और जब मैं छोटा बच्चा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, तो मेरे भी एग्जाम में जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया था, तो एक बड़ा ही अजीब सा पॉइंट आया था, और पूरे इंडिया में बच्चे परेशान हुए थे। वो क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब दिखाता हूं, और लिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, पूरा फोकस आपके संतोष सर के जो वर्ड्स हैं उन पे हो जाएगा, लिखना बिल्कुल बंद। ये लीजिए, हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस में मैंने क्या किया, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का हमारा डेबिट कॉलम है, ये हमारा क्रेडिट कॉलम है, और मैंने यहाँ लिखा जी परचेजेज, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परचेजेज, और परचेजेज के आगे ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दिया जिसका नाम है एडजस्टेड। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे जी, एडजस्टेड। पता है एग्जामिनर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे देगा जिसको आराम से आप लिख सकते हैं। वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा, टिपिकल नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन, तो पता है क्या बोलेगा, वो कह देगा परचेजेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड। सर ये परचेजेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड का क्या मतलब होता है, जरा हमें बता दो। तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, कि जब भी परचेजेज और एडजस्टेड आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है कि ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, ऑलरेडी आपका इसके अंदर में मिला हुआ है। आपको मन कर रहा है मेरे साथ लिखने का, आप लिख सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल है कि ये जो चीज अब मैं कराने वाला हूं वो क्लास के बाद आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परचेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक कितना था 40, इसमें मिला हुआ है।
ये परचेज और लेस रिटर्न कितना था, 285, 285 था ना बच्चे, 285। ये 285 भी इसमें ऑलरेडी एडेड है, 285 भी ऑलरेडी इसमें एडेड है। और मुझे बताओ कि 40 एंड 285 कितना हो गया, 40 प्लस 285, 325 हुआ ना, 325। 3,25,000 में से कितना गुड्स आपने इस साल यूज नहीं किया फैक्ट्री में, कितना यूज नहीं किया, 50,000। तो इसमें से 50,000 माइनस कर दो, यानी कि 275। तो यानी कि वो जो जो गुड्स आपने यूज नहीं किया, उस 50 को हमने क्या किया, यहां से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये कितना आ गया, 2,75,000। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर एग्जाम में आपको दिख जाता है परचेजेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड, तो इस वर्ड का मतलब होता है बच्चे वो गुड्स जो एक्चुअली में आपने फैक्ट्री में यूज किया है। हमने क्या बोला कि परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है वो गुड्स जो एक्चुअली में आपने फैक्ट्री में यूज किया है, हम उसको बोलते हैं परचेज एडजस्टेड। इसका मतलब क्या, ये देखो आपका, जरा मुझे इसको देख के बताइए, इसको देख के बताइए कि आपने फैक्ट्री में कितना गुड्स यूज किया है, कितने गुड्स आपने फैक्ट्री में यूज किए हैं। तो 40 प्लस 285 माइनस 50 कितना हो गया, 275, 275। देखो वही 275 आपको दिया रहेगा, कब, जब परचेज और ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, एडजस्टेड। इस वर्ड का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स के आपके ओपनिंग स्टॉक थे, जितने परचेज थे उनका नेट निकाला, जो स्टॉक बच गया, सब कुछ आपस में प्लस माइनस करके जो फैक्ट्री में एक्चुअली यूज किया आपने, वो आपको बता रहा है यहाँ पे कितना जी, 275। और उस केस में मेरे बच्चे आपके ट्रायल बैलेंस में ही यहाँ पे एक वर्ड दिया रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ही एक वर्ड होगा जिसका नाम रहेगा स्टॉक। और कौन सा स्टॉक, यही क्लोजिंग स्टॉक, यही क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट में दिखेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक फिर यहाँ पे क्यों आएगा, इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि जो गुड्स यूज हो गया वो 275 के हैं, एंड जो गुड्स अभी साल के एंड में बचे हुए हैं, जो कि हमारा अगले साल का एसेट्स बनता है, वो कितने का है, 50 का। तो 50 अब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा। अक्सर जनरली क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होता है, हमेशा 99% केस में। एक ही केस ऐसा पॉसिबल है एग्जाम में जहां पे क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर हो जाए, और वो यही मेरे बच्चे की परचेज, और आगे ब्रैकेट में क्या लिख देगा, एडजस्टेड। तो परचेज एडजस्टेड का मतलब कि जो गुड्स फैक्ट्री में यूज किया वो इतना है जी, जो गुड्स एंड में बच गया वो क्या है, हमारा स्टॉक है, और वही स्टॉक है। अब ये स्टॉक के आगे में क्लोजिंग ओपनिंग बोलूं ना बोलूं, ये हमेशा क्लोजिंग ही मानना, क्योंकि परचेज एडजस्टेड में ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑलरेडी एडेड है, वो दोबारा ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा आपको। एक बच्चा कहता है सुमन की सर इसका मतलब कि परचेज एडजस्टेड का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉर्ट ऑफ कह सकते हो आप, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहना बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी ऐड हो जाते हैं, है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ऐड हो जाते हैं, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऐड नहीं है ना बच्चे। परचेज एडजस्टेड क्या बता रहा, सिर्फ गुड्स की बात है, गुड्स का ओपनिंग, गुड्स का परचेज माइनस गुड्स का क्लोजिंग, उसको बोलते हैं आपका ये, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये चीज आपको दे दिया। अगर अगर एग्जाम में मेरे बच्चे ऐसे आपको दिख जाए, तो आप जो इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका जो सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन अब मेरे साथ करो ना। अब तो समझ गए ना, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए, उतना जगह छोड़ दीजिए, और उसके बाद सॉल्यूशन मेरे साथ करना शुरू कीजिए क्लास के अंदर में। आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। एक आप मेरे साथ यहाँ क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। और एक आप मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, आपका बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये लीजिए आपका बैलेंस शीट। अब हम क्या कहने वाले हैं कि भैया फैक्ट्री में जो गुड्स आपका यूज हुआ, यानी कि टू परचेज और ब्रैकेट में एडजस्टेड, एडजस्टेड वो कितने का है, 275। हम 275 यहां लिखेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बच्चे 50,000 का, उसको कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में, है ना, 50,000 यहाँ पे। क्या इस क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, नहीं लिखना। अब क्यों लिखूंगा, पर्पस ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इस 275 में क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू बच गई वो ऑलरेडी माइनस कर दिया है। देखो ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 50,000 ऑलरेडी माइनस है। हम तो यहाँ पे माइनस करने के लिए लिखा करते थे ना,
हम दोबारा क्यों करेंगे? हाँ, जो स्टॉक बच गया एंड में वो हम अगले साल यूज करेंगे, हमारा एसेट्स है तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, है ना? इतनी सी तो बात है। स्टॉक एसेट्स में रिकॉर्ड होगा, हाँ बदमाश, कर दिया हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? जो स्टॉक बच गया है, आप नेचर समझो ना, वो अगले साल यूज होगा तो उसको दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस तो ओपनिंग, आप देखो यहाँ पे आप कितना अच्छा लगेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आप यहाँ लिखा करते थे, वो क्या हुआ आपका यहाँ पे चला गया। और इसके बाद आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड हमेशा रहेगा, क्या जी? वेजेज। जैसे अगर हम पिछले वाले से लिंक करें तो वेजेज आपका कितना है? वेजेज, अब मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको बोला था इसको बाद में कर लेना। वेजेज कितना है जी? 30,000। वो आपका दिया रहेगा यहाँ पे, तो ठीक है। वेजेज हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग में, है ना? जो खर्च जहाँ के आपके होते हैं, वेजेज कितना आपका? 30,000। सेल्स दिया रहेगा, सेल्स रहेगा, सेल्स रिटर्न रहेगा, तो वो तो हम आपका ट्रेडिंग में यहाँ पे दिखा देंगे। मेन चीज आपको परचेज और एडजस्टेड का मतलब समझ में आना चाहिए, कि अगर एग्जाम में परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है तो भैया इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी एडेड है, अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। परचेजेज का अमाउंट भी नेट करके यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, अलग से ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है। ये एग्जामिनर आपको करके नहीं दिखाएगा। ये जो मैंने करके दिखाया आपके कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि क्या मतलब होता है, ये नहीं बताएगा। वो बोलेगा परचेज एडजस्टेड 275, बस। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये निकल के आता है। हाँ जी, कुछ सवाल है? सर कैन यू शो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल परचेज डायरेक्ट? नहीं दिखा सकते बच्चे। रश्मिता कैसी कैसी बात कर रही है, बदमाश। आपका पर्पस यहाँ पे सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, फाइनल अकाउंट बना रहे हो। वो फाइनल अकाउंट जो कि आप कल को सीएमए बनने के बाद आप बनाएंगी, और उस फाइनल अकाउंट को गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बहुत सारी बातें बताई है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंड में, आपको पढ़ाऊंगा। फुल डिस्क्लोजर, सारी बातें डिस्क्लोज करना है। कौन कौन सी बातें नेट ऑफ किया जा सकता है उनके बारे में भी वहां पे लिखा हुआ है। अभी छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा थोड़ा बड़े होने दो ना। सारी बातें अभी इफ और नहीं, जैसे दिखा रहा हूँ वो एग्जाम में आपको दिखाना है, ठीक है? तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ये कोई डाउट इसके अंदर में? ये बात समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? परचेज एडजस्टेड का मतलब सिंपली आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ लिखेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नाउ ये सुभाषिनी जो पढ़ रहे हैं जॉब में, आप जब आप सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आप, क्योंकि फाउंडेशन तक तो ऐसे चलता है, अब इंटर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल में आपको वही पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा जो एक्चुअल लाइफ में आपको करना है, रियल लाइफ में। अब मैं यहाँ से ये चीजों को हटाकर मैं आपको अब लेके आना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल के पास। एग्जाम्पल नंबर थ्री के पास, आपका थर्ड एग्जाम्पल। और ये इसका लास्ट हद होगा जो एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए बोल सकता है। जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो मेरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, परचेज ब्रैकेट में एडजस्टेड। लेकिन मैं बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गया था, मैंने कॉन्सेप्ट समझा था, तो मैंने इसका आंसर सही किया था। बाकी इंस्टीट्यूट का पहले रिव्यू आता था हर एक क्वेश्चन के बारे में कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने ने किया। तो संतोष सर तो सही थे, बाकी बच्चे बदमाशी किए थे। आप भी बदमाशी नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, आपको समझ में आएगा। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री में मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं एक फिर से ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस अब आप मेरे साथ बना सकते हो, सिर्फ इसको कहा था कि बाद में बना लेना। अब थर्ड वाला जो बना रहा हूं ये आप मेरे साथ बना सकते हो, ये ट्रायल बैलेंस। और ये रहा हमारा वो ट्रायल बैलेंस जिसके कि दो कॉलम है, डेबिट और दूसरा क्या, क्रेडिट। अब एग्जामिनर, नहीं बच्चे जामिल कुछ भी परचेज, अब बस वही ऐसे दिखा देना, काम खत्म। अब मैं आता हूं, अभी तीन, आई थिंक 3 या 4 अटेम्प्ट पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, हमारे सीएमए इंटर में ही 3 या 4 अटेम्प्ट पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था इसी पॉइंट के ऊपर में। उस पॉइंट में उन्होंने थोड़ा सा काम ट्विस्ट किया और आप परेशान हो गए। क्यों परेशान होना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पॉइंट था। पता उन्होंने क्या किया था? यहां लिखा था परचेजेज, यहां लिखा था परचेजेज, और ब्रैकेट में लिखा था एडजस्टेड। अब आप रिलेट करेंगे, उन्होंने क्या किया था ये देखिए आप, मैं यहां से आपको रिलेट कराऊंगा, इससे रिलेट कराऊंगा। उन्होंने क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000, वो तो लिया, प्लस मुझे बताओ परचेजेज हमें इसमें कितना ऐड करना चाहिए था, 285। देख रहे हो आप यहाँ पे 285, बट उन्होंने क्या किया था, सिर्फ इस परचेज को इसमें ऐड किया था, यानी कि 3 लाख रुपीज, 3 लाख।
ठीक है। उसके बाद क्या किया था जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना 50 माइनस किया, 50 माइनस किया, और फिर ये कितना हो गया 340 माइनस 50 290, ये 290 यहां दिखा दिया 290। नो डाउट कि स्टॉक यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 फिर उन्होंने यहाँ पे दिखाया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस परचेज एडजस्टेड में जो परचेज रिटर्न था 15,000 वो इसमें से एडजस्ट होना था, माइनस करना था, होना भी चाहिए, लेकिन अगर आपने इसमें से माइनस नहीं किया है तो कंफर्म्ड है कि फिर वो आपके ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे दिख रहा होगा, परचेजेज रिटर्न, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कितना 15,000, फिर वो दिखेगा आपको यहाँ पे। अगर परचेज एडजस्टेड का जो मतलब आपको आपके संतोष सर ने बताया उसमें क्या होता है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वही होना चाहिए। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक यहां नहीं दिखेगा, नेट परचेज है तो परचेज रिटर्न नहीं दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका मतलब ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर मान लो कि एग्जामिनर ने इसके साथ कोई भी छेड़खानी की है तो जिस आइटम को कंसीडर नहीं किया वो फिर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, जैसे कि परचेज रिटर्न। तो उस केस में क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चेहरे पे थोड़ा स्माइल लेके आओ ना। हमने कहा कि भैया हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये रहा हमारा क्या जी, ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये रहा हमारा क्या जी, बैलेंस शीट, ये रहा हमारा बैलेंस शीट, है ना। हमने बोला यहाँ पे टू परचेज और ब्रैकेट में क्या, एडजस्टेड, ब्रैकेट में क्या, एडजस्टेड, कितना अमाउंट आप मुझे बताओ कि 2,90,000 का अमाउंट मैं यहाँ पे बाहर में दिखा दूं या फिर रिटर्न अब उसमें माइनस करूं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो 2,90,000 है वही मैं बाहर कर दूं या फिर जो रिटर्न माइनस होना चाहिए था और आपने नहीं किया उसको मैं माइनस करूं। सर करना पड़ेगा, क्योंकि मकसद यहाँ पे है आपका वो गुड्स निकालना जो कि फैक्ट्री में यूज हुआ, और परचेज रिटर्न यहाँ पे होने का मतलब कि अभी आपने इसमें से माइनस नहीं किया है, तभी आपका यहाँ दिख रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, 15,000 को माइनस करके एंड 275 वही फिगर दिखाएंगे जो एक्चुअली यहाँ पे दिखना चाहिए था, ठीक है ना। और फिर आपका जो स्टॉक एंड में बचा हुआ वो तो बैलेंस शीट में यहाँ पे जाएगा ही। स्टॉक आपका कितने का जी, तो 50,000 का अमाउंट आपका। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि परचेज एडजस्टेड का जो मैंने मीनिंग आपको बताया, अगर उसमें से कोई भी आइटम जिसको कंसीडर नहीं किया होगा तो 100% की श्योरिटी है कि वो आपके इस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा। तो ठीक है, हम उसको भी मैनेज करके अपना नेट परचेज निकाल लेंगे। यस। तो इस तरीके से मेरे बच्चे काम आपका पूरा हुआ। हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे रिकॉर्डिंग करना है, हमें बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्डिंग करना है, हमें कौन सी बातें कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। एक बार जल्दी से बता दो कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। ये जो एक आज एक बहुत ही नायाब हीरा, ये वो एडजस्टमेंट्स होते हैं कि जो सारा क्वेश्चन आपको आता है, सब कुछ आप जानते हो, बट एक ट्रिकी पॉइंट जो एग्जाम में आ जाए और उसके चलते हम धराशायी हो जाते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया, जल्दी से बताइए। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। सर अगर ट्रायल बैलेंस में अलग से स्टॉक ना दिया हो तो दिया रहेगा, कदम कंफर्म दिया रहेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनता, फिर तो परचेज एडजस्टर का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो ये दिमाग से हटा दीजिए। सर अगर बदमाश जोशी कहता है अगर दोनों ग्रुप साथ में देना है 25 में तो क्लासेज कैसे चूज करें, प्लीज हेल्प। दो एक वीडियो मैंने डाला हुआ, आप देखेंगे, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप का, अभी कुछ दिन पहले, बट थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दो। उस केस में अगर दोनों ग्रुप में कोई बच्चा ट्राई करता है एक साथ एग्जाम देने के लिए तो बेहतर होता है पहले एक ग्रुप की पूरी तैयारी कीजिए इन द गिवन टाइम पीरियड। टारगेट करो कि 3.5 महीने में एक ग्रुप की पूरी तैयारी हो और एक ही ग्रुप की पूरी पढ़ाई करना है। जब वो कंप्लीट हो गया तो दूसरे ग्रुप की तैयारी होती है, फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन होता है। इससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ते हो और आप श्योर हो जाते हो कि हाँ जी एक ग्रुप मेरा तैयार हो चुका है। प्रेशर कम होता है, दिमाग में टेंशन कम होता है, फिर उसका रिवीजन होता है और दूसरे ग्रुप की तैयारी होती है। यही करना होता है बच्चे, आप यही करेंगे तो अच्छा रहेगा। शांत से ऐसा नहीं है बच्चे, कैसी बात कहते हो आप बताइए उनको ऑफिस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अह, सर फुल स्टडी मेट क्या क्या
काफ़ी है। मेरे बच्चे स्टडी मैट में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। स्टडी मैट में आपके बहुत सारे उनके मिस्टेक्स हैं। अभी मैं हमारी एक मीटिंग हुई थी आपकी आईसीएमआई में, एक बहुत अच्छे वहाँ पे आपके अभी नए लोग आए हैं दिल्ली के अंदर में, तो मैं नाम भूल गया उनका नाम क्या है। उनसे एक मीटिंग हुई थी, हमने उनको ये पॉइंट रेज किया है कि स्टडी मैट थोड़ा सही किया जाए, बहुत मिस्टेक्स है, बहुत गलतियां हैं और बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग काम करेंगे और मिलके काम करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हमारी तरफ से हो आपके स्टडी मेट को सही किया जाए, अच्छे क्वेश्चन डाले जाए। जब तक आप फाउंडेशन तक में क्या होता है ना कि आप एक लिमिटेड पढ़ाई कर लो, काम चल जाता है। जब हम इंटर और आगे चलते हैं तो हमारे पास अथाह नॉलेज होना चाहिए। ये प्रोफेशनल डिग्री है। और आप समझ लो कि अगर 1 लाख बच्चा ज्वाइन करता है एक साल के अंदर में, मान लो एक रेशियो बता रहा हूं, और 1 लाख में से 5-6 हजार बच्चे सीएमए बनते हैं, बाकी नहीं बन पाते। रीजन ये क्योंकि वो 5-6 हजार बच्चे ही एक्चुअली स्टडी करते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और आपके आपकी डिग्री में अगर सभी बच्चे बन जाए ना, जो मतलब अरे गहरे हैं, उल्टे सीधे हैं, कुछ भी सोचते हैं कि पढ़ लो पास हो जाएंगे, तो फिर आपकी डिग्री की वैल्यू क्या रह जाएगी। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है आपकी डिग्री पे, बहुत एफर्ट है, कई सारी इतनी सारी कंपनियां प्लेसमेंट्स के अंदर में आ रही है। सबके साथ एक ही इशू हो रहा है, सारी कंपनियां एक ही बात रेज कर रही है सीएम इंस्टीट्यूट के सामने कि बच्चों में स्किल डालिए, बच्चों में नॉलेज डालिए, और नॉलेज की जरूरत है और स्किल डालिए। हम आपके बच्चों को जितना आपका सप्लाई है उससे कहीं ज्यादा हम लेने को तैयार हैं। तो इंस्टीट्यूट बहुत हद तक उस पर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मजा आएगा।